अध्याय 8 प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में चेतना की लहरें हिलोरे लेने लगी थी। मानव अधिकारों और खासकर प्रेस की आजादी के सवाल को शिद्दत के साथ महसूस किया जाने लगा था। प्रेस पर तरह तरह से दबाव डालने की ब्रिटिश सरकार की कोशिशों का विरोध भी अंगड़ाई लेने लग गया था। 1824 में प्रेस पर अंकुश लगाने वाले एक कानून के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा था, हर अच्छे शासक को इस बात की फिक्र होनी ही चाहिए कि वो लोगों को ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिसके जरिए उन समस्याओं और मामलों की सूचना शासन को जल्दी से जल्दी मिल सके जिन समस्याओं के हल में शासन के हस्तक्षेप की जरूरत है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि प्रेस को अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दी जाए। 1870 से 1918 तक का समय ऐसा था जब चेतना और जागरूकता की लहर फैलनी तो शुरू हो गई थी, लेकिन सामूहिक भागीदारी वाले राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह नहीं उभर सका था। जनता को मुद्दों और सवालों से जोड़ने के लिए उस समय न तो छोटी बड़ी सभाओं का सिलसिला ही शुरू हो सका था और न ही ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम सामने आ सका था जिसमें जनता की भागीदारी हो सकती और जिसे जन संघर्ष का रूप दिया जा सकता। उस समय सबसे पहला राजनीतिक कार्यक्रम यही था कि जनता का राजनीतिकरण किया जाए, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया जाए, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को शिक्षित किया जाए और राष्ट्रीय विचारधारा का प्रसार किया जाए। क्योंकि उस समय भारतीय जनता के पास न कोई संगठन था और न कोई संगठित राजनीतिक कार्यक्रम सामने था, इसलिए प्रेस ही उस समय एक ऐसा हथियार था जिसके जरिए जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सकता था और एक राष्ट्रीय विचारधारा का बिरवा रोपा जा सकता था। यहां तक कि तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपने ज्यादातर कामकाज के लिए प्रेस पर निर्भर थी। राजनीतिक कार्यक्रम चलाने के लिए उस समय तक कांग्रेस का कोई संगठनात्मक आधार नहीं तैयार हो पाया था। इसके प्रस्तावों और कार्यवाहियों को भी जनता के बीच अखबार ही पहुंचाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद रखने में अखबारों और पत्रकारों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिन लोगों ने की, उनमें से करीब 1/3 पत्रकार थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के इस शुरुआती दौर में कई निडर अखबारों ने जन्म लिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्रम, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपादन में बंगाली, शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के संपादन में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन में सुधारक, एन सेन के संपादन में इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी के संपादन में हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया और पंजाब में द ट्रिब्यून व अखबार ए आम तथा बंगाल में इंद्र प्रकाश, बंग निवासी और साधारणी जैसे अखबार अस्तित्व में आए। दरअसल उस समय भारत में शायद ही कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक नेता रहा हो जो खुद अखबार न निकालता हो या फिर किसी न किसी रूप में अखबारों से जुड़ा न रहा हो। अखबारों का असर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बीच ही नहीं था और न ही वे शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित थे, बल्कि इनकी पहुंच दूर दराज के गांवों तक थी। हालांकि गांव में कोई इक्का दुक्का शिक्षित व्यक्ति ही होता था, पर अखबार पढ़कर वो उसकी चर्चा दसियों और लोगों से करता था। फिर धीरे धीरे पूरे देश में पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की लहर चल पड़ी। अक्सर छोटी जगहों पर पुस्तकालय या वाचनालय में सिर्फ एक ही अखबार आया करता था। ऐसे पुस्तकालयों में फर्नीचर के नाम पर एक मेज, 1 या 2 बेंचें या चारपाई पड़ी होती थी। अखबारों में लिखे छपे एक एक शब्द को लोग बहुत ध्यान से पढ़ते थे या किसी से पढ़वा कर सुनते थे और फिर उस पर चर्चा करते थे। इस तरह उस समय के अखबार लोगों को सिर्फ राजनीतिक रूप से शिक्षित ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन्हें सामूहिक भागीदारी भी सिखा रहे थे। अखबारों में छपी सामग्री को लेकर होने वाली चर्चाएं लोगों को सवालों और मुद्दों से जोड़ती थी और उन्हें राजनीतिक भागीदारी का एहसास कराती थी। अखबार छापना उस जमाने में व्यवसाय नहीं था
और न ही उससे किसी तरह का आर्थिक मुनाफा कमाने की गुंजाइश थी और न ही ऐसी कोई नियत। अखबार नवीसी तब पेशा नहीं थी। देश या समाज की सेवा के लिए अखबार छापे जाते थे। समाज सेवा से जुड़े लोग अखबारों को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार चंदा देते थे। पत्रकारिता में आमतौर पर वही लोग आते थे जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे और हर तरह के त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते थे। हालांकि अखबार लगातार चलाते रहने के लिए संपादक को आमतौर पर आर्थिक खस्ताहाली और फक्काकशी के दौर से गुजरना पड़ता था, लेकिन अखबार शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने के लिए जो साज सामान खरीदा गया था, उसकी कीमत थी सिर्फ 32 रुपए। इसी तरह 1879 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली का पुनर्प्रकाशन अधिकार सिर्फ 10 रुपए में खरीदा था और प्रेस बैठाने में सिर्फ 1600 रुपए का खर्च आया था। इन अखबारों में आमतौर पर सभी बड़े राजनीतिक मुद्दों, सवालों और विवादों को उठाया जाता था। इन अखबारों ने सशक्त विपक्ष की भूमिका भी निभाई। आमतौर पर सभी सरकारी नीतियों और कानूनों का वे जमकर विरोध करते। उसी समय भारतीय प्रेस का एक ही उद्देश्य था, विरोध, विरोध और विरोध। लेकिन ये विरोध छिछले स्तर का नहीं होता था, बल्कि अखबार सभी मुद्दों को गहराई और बारीकी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्लेषित करते थे। राष्ट्रवादी पत्रकारों की भूमिका के बारे में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने मार्च 1886 में लिखा, आए दिन अंग्रेज शासकों के खिलाफ इन सैकड़ों तेज तर्रार बाबुओं का हमला बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ ये रोज बरोज रोष, निंदा और कटु आलोचना भरी बातें लिख रहे हैं। 2-3 महीने बाद यानी मई में ही उन्होंने फिर लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि अखबार पढ़ने वाले लोगों के दिमाग में ये बात घर करती जा रही है कि हम यानी अंग्रेज सामान्यतः पूरी मानव जाति के और विशेषकर भारत के दुश्मन हैं। लेकिन अखबारों के लिए काम आसान नहीं था। वो अगर लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने, औपनिवेशिक शासन के शोषण चक्र को बेनकाब करने और उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार के पास उन पर अंकुश लगाने की शक्ति थी। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 124A को जोड़ा, जिसके तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। बाद में इस धारा में कई और कड़े प्रावधान जोड़े गए। भारतीय पत्रकारों ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए कई ऐसे तरीके खोज निकाले जिससे उन्हें इन कानूनों की गिरफ्त में फंसाया न जा सके। मिसाल के तौर पर धारा 124A से बचने का उन्होंने अनोखा तरीका खोजा। चूंकि ब्रिटिश सरकार के प्रति जिन लोगों की निष्ठा संदेह से परे होती थी, उन पर धारा 124A लागू नहीं होती थी, इसलिए भारतीय पत्रकार जब साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ अपने लेखों में आग उगलते थे, तो उसके साथ ही महारानी और ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी निष्ठा जताने वाली बातें भी लिख देते थे। भारतीय पत्रकारों ने एक और तिकड़म ढूंढ निकाली थी। लंदन से छपने वाले समाजवादी और आयरिश अखबारों में छपी साम्राज्यवादी विरोधी सामग्री वे उठाकर अपने अखबार में छाप लेते थे, या इसी तरह सुधारवादी सोच के ब्रिटिश नागरिकों की चिट्ठियां वे अपने अखबारों में छाप देते थे। इन सब के खिलाफ ब्रिटिश सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर इन मामलों में किसी भारतीय व्यक्ति के खिलाफ मामला चलाया जाता तो उस मामले में ब्रिटिश नागरिकों या ब्रिटिश अखबारों की को भी प्रतिवादी बनाना पड़ता। जाहिर है कि ब्रिटिश कानून इसकी इजाजत नहीं देता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार मन मारकर रह जाती। भारतीय पत्रकार कभी कभी ब्रिटिश नौकरशाही को तंग भी किया करते थे। वे किसी ब्रिटिश अखबार से उड़ाकर साम्राज्य विरोधी कोई सामग्री अपने अखबार में छाप देते थे, पर साथ में ये उल्लेख नहीं करते थे कि ये अंश उन्होंने किसी ब्रिटिश अखबार से लिया है। ब्रिटिश नौकरशाही इसके चक्कर में आ जाती थी और इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर देती थी, पर बाद में जब अफसरों को पता चलता था कि ये अंश तो अमुक ब्रिटिश अखबार से लिया गया है, तो वे बेचारे कुढ़ कर रह जाते थे। मिसाल के तौर पर रूस में जारशाही के खिलाफ रूसी उग्रवादियों के संघर्ष का विवरण
कुछ इस तरह से छपा जाता कि पढ़ने वाले को वो भारतीय स्थितियों यानी बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के संघर्ष और ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र से काफी मिलता जुलता लगता। ब्रिटिश अफसर जब इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते तो उन्हें पता चलता कि ये अंश तो उस भारतीय अखबार ने लंदन टाइम्स या ऐसे ही किसी अन्य ब्रिटिश अखबारों से उठाकर छापा है। कभी कभी भारतीय अखबार ब्रिटिश राज के शुभचिंतक होने का दिखावा करते हुए उसे सलाह देने या समय रहते सचेत हो जाने की चेतावनी देने की आड़ में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी कुछ लिख दिया करते थे। वे ये दिखावा करते थे कि जैसे इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सरकार को उसकी गलतियां बताना ही है और लिखने वाले को सरकार के हित की पूरी चिंता है। बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल घोष ने ये तरीका बखूबी इस्तेमाल किया। पर कुल मिलाकर राष्ट्रवादी पत्रकारों का, खासकर भारतीय भाषाई पत्रकारों का काम बहुत कठिन था। एक तो उन्हें ऐसी शैली में लिखना था कि वे ब्रिटिश कानूनों की पकड़ में न आ सके, और फिर उन्हें इस ढंग से लिखना था कि लोग उसे समझ भी सकें। अखबारों के ज्यादातर पाठक अर्धशिक्षित थे और अखबारों की जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें एक बहुत ही जटिल विषय को इन पाठकों तक पहुंचाना था, वो भी कानूनों से बचते हुए। राष्ट्रवादी पत्रकारों ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। प्रेस की आजादी के सवाल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शुरू से ही बहुत महत्व दिया। जब जब ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर हमला किया या प्रेस को दबाने की कोशिशें की, राष्ट्रीय आंदोलन ने तब तब इसके खिलाफ संघर्ष किया। प्रेस की आजादी का सवाल दरअसल आजादी के सवाल से सीधे सीधे जुड़ गया था और प्रेस की आजादी के लिए लड़ाई देश की आजादी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा बन गई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय प्रेस ने 1870 के दशक में मजबूती से पैर जमाना शुरू कर दिया था। लॉर्ड लिटन के प्रशासन की तो उन्होंने खुलकर आलोचना की। खासकर 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति ब्रिटिश सरकार के अमानवीय रवैये की तो जबरदस्त आलोचना उन्होंने की। इसके साथ ही अखबारों का प्रसार भी बढ़ने लगा था और मध्यम वर्ग के पाठकों तक ही वे सीमित नहीं रह गए थे, बल्कि आम आदमी तक पहुंचने लगे थे। इससे ब्रिटिश सरकार की भौहें टेढ़ी होना स्वाभाविक ही था। उसने अचानक इन अखबारों पर दमन की कुल्हाड़ी चलाई और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये कानून भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को उनकी ओर से ही बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। वजह साफ थी कि ये अखबार आम जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल बनाने लगे थे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने का निर्णय अचानक लिया गया था और इस मामले में बड़ी गोपनीयता बरती गई थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने चंद मिनटों की चर्चा के बाद ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। इस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि अगर सरकारी समझती है कि कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री छाप रहा है या उसने सरकारी चेतावनी का उल्लंघन किया है, तो सरकार उस अखबार, उसके प्रेस व अन्य सामग्री को जब्त कर सकती है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कानून का जमकर विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सार्वजनिक सभा हुई। किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन था। इस कानून के खिलाफ भारतीय प्रेस और दूसरे अन्य संगठनों ने भी संघर्ष छेड़ा। फलस्वरूप 1881 में लॉर्ड रिपन ने ये कानून वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी चालों के खिलाफ भारतीय प्रेस ने कितनी चालाकी से काम लिया, इसकी कई दिलचस्प मिसालें हैं। कई बार भारतीय अखबारों ने ब्रिटिश नौकरशाही को बेवकूफ बनाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की ही बात लें। दरअसल ये कानून खासतौर पर अमृत बाजार पत्रिका के लिए बनाया गया था। उस समय अखबार अंग्रेजी और बंगला दोनों भाषाओं में छपता था। कानून का उद्देश्य इस अखबार के खिलाफ सरसरी कार्रवाई करना था, लेकिन कानून लागू होने के अगले दिन ब्रिटिश अफसर हक्के बक्के रह गए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादकों ने रातों रात इस अखबार को सिर्फ अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था। लॉर्ड कर्जन की खिंचाई। इसी तरह की एक दिलचस्प घटना 1905 में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण करते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा,
सत्य का उच्चतम आदर्श दरअसल काफी हद तक पश्चिम की अवधारणा है। निसंदेह सत्य को पूर्व में जो उच्चतम स्थान मिला है, उसके कहीं पहले पश्चिम ने इसे वो स्थान दिया था। लॉर्ड कर्जन के कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने ही सत्य की अवधारणा को भारतीयों तक पहुंचाया है। अगले दिन अमृत बाजार पत्रिका ने लॉर्ड कर्जन के इस भाषण को प्रथम पृष्ठ पर छापा, लेकिन इसी खबर के साथ ही अखबार ने लॉर्ड कर्जन की किताब पूर्व की समस्याएं, द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट का एक अंश भी बॉक्स बनाकर छापा। इसमें लॉर्ड कर्जन ने अपनी कोरिया यात्रा के दौरान अपने एक झूठ का बखान गर्व से किया था। उन्होंने लिखा था कि कोरियाई विदेश मंत्रालय को उन्होंने अपनी उम्र 40 साल बताई थी, जबकि उस वक्त वो 33 साल के थे। इसकी वजह ये थी कि किसी ने उन्हें बताया था कि पूर्वी देशों में उम्र दराज लोगों की बहुत इज्जत की जाती है। जब उनसे पूछा गया कि चेहरे मोहरे से तो वो कम उम्र के लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका कारण कोरिया की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है। इसी तरह कोरियाई राष्ट्रपति से हुई बातचीत के बारे में भी कर्जन ने लिखा था कि जब राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या महारानी विक्टोरिया से उनकी नजदीकी रिश्ते हैं, मैंने जवाब दिया नहीं। पर इस जवाब के बाद जब मैंने राष्ट्रपति के चेहरे पर जरा दूसरे किस्म के भाव देखे तो मैंने तड़ से जोड़ा, बहरहाल मैं अभी अविवाहित ही हूं, और इस तरह अपनी इस अनैतिक टिप्पणी के जरिए मैंने राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त कर लिया। लॉर्ड कर्जन के सच के इस रहस्योद्घाटन से सारे बंगाल में उनकी मिट्टी पलीद हो गई। कदम कदम पर भारतीयों का अपमान करने और उन्हें उपदेश पिलाने का चस्का रखने वाले लॉर्ड कर्जन की अच्छी खासी बदनामी हो गई। ब्रिटेन के वीकली टाइम्स ने भी ये खबर छाप दी और लिखा, लगता है कि सत्य का सम्मान करना लॉर्ड कर्जन ने अपने विवाह के बाद पत्नी के मार्गदर्शन में ही सीखा है। ये अमरीकियों का खास गुण है। कर्जन की पत्नी अमरीकी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जेल यात्रा। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वो राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाले नेताओं में से थे। श्री बनर्जी को एक मुकदमे के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नॉरिस की अदालत में शालिग्राम की एक प्रतिमा को लेकर मुकदमा चल रहा था। प्रतिमा कितनी पुरानी है, इसका फैसला करने के लिए नॉरिस ने इसे अदालत में मंगवाया और फिर उसे देखकर घोषणा की कि ये प्रतिमा 100 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। नॉरिस की इस कार्रवाई से बंगाली हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को अपने अखबार बंगाली में इसके खिलाफ बहुत रोष भरे शब्दों में संपादकीय टिप्पणी लिखी। उन्होंने लिखा था कि नॉरिस ने सबूत दे दिया है कि वो इस उच्च और जिम्मेदार पद के लायक नहीं है। इस युवा और नौसिखिया न्यायाधीश की सनक पर लगाम लगाने के लिए कुछ न कुछ किया ही जाना चाहिए। इसका जो नतीजा होना था वही हुआ। उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ अदालत की मानहानि का मुकदमा चला। इस मुकदमे की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की, जिसमें 4 यूरोपीय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 मास कैद की सजा दी गई। बेंच में शामिल भारतीय जज रोमेश चंद्र मिश्र इस फैसले से असहमत थे। इस फैसले की खबर फैलते ही जनता का गुस्सा भड़क उठा। कलकत्ता के जिन हिस्सों में भारतीय आबादी रहती थी, वहां पूर्ण हड़ताल हो गई। छात्रों ने उच्च न्यायालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया, अदालत की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और पुलिस पर पथराव किया। इन छात्रों का नेतृत्व करने वालों में युवा आशुतोष मुखर्जी भी थे, जिन्होंने बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। कलकत्ता समेत बंगाल के कई इलाकों और लाहौर, अमृतसर, आगरा, फैजाबाद, पूना व अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चला। कलकत्ते में शायद पहली बार खुले मैदानों में इतनी विशाल आम सभाएं हुई। तिलक और राजद्रोह। आजादी की लड़ाई के दौर में प्रेस की आजादी के सवाल को लेकर सबसे ज्यादा जुझारू संघर्ष उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया।
1856 में जन्मे तिलक ने स्नातक उपाधि हासिल करने के बाद अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। जी आगरकर के साथ उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से 2 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। 1888 में उन्होंने खुद इन दोनों अखबारों का संपादन संभाला और उनके जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना शुरू किया। साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए भी जनता को प्रेरित करने का काम शुरू किया। तिलक एक निडर, साहसी और बेलाग बोलने वाले पत्रकार थे, जिनकी भाषा स्पष्ट, सरल और सीधी चोट करने वाली थी। तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने का एक और अद्भुत तरीका खोजा। सारे महाराष्ट्र में अत्यधिक उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाने वाले गणपति महोत्सव को उन्होंने पहली बार 1893 में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति पूजा के इस महोत्सव में गीतों, भाषणों और अन्य तरीकों से उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी। इसके बाद 1896 में शिवाजी जयंती पर मनाए जाने वाले समारोहों का भी उन्होंने इसी तरह इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय संघर्ष के लिए युवा मराठियों को तैयार किया। इसी साल उन्होंने कपड़े पर लगे उत्पादक शुल्क के विरोध में सारे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चलाया। शायद वो पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसलिए इन लोगों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1896-97 में पूना सार्वजनिक सभा के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं अभियान चलाया। अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तय की गई संहिता की मराठी प्रतियां छपवाकर उन्होंने हजारों की तादाद में बंटवाई और किसानों से अपील की कि अगर अकाल के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई हों तो वे भू राजस्व या लगान कतई अदा न करें। 1897 में पूना में प्लेग फैल गया। सरकार ने घर घर तलाशी ली ताकि रोगियों को बाकी लोगों से अलग ले जाकर अस्पतालों वगैरह में रखा जा सके। प्लेग फैलने के कारण कई नेता पूना छोड़कर चले गए थे, लेकिन तिलक वहीं रहे। उन्होंने प्लेग से निपटने की सरकारी कोशिशों का समर्थन किया और खुद भी राहत कार्य शुरू किया, लेकिन प्लेग पीड़ितों के प्रति सरकारी अफसरों के बेरहम और हृदयहीन रवैये की उन्होंने कटु आलोचना की। सरकारी अफसरों के रवैये के प्रति जनता में जबरदस्त गुस्सा था और ये गुस्सा फूटा 27 जून 1898 को, जब चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। यूं सरकार के प्रति जन आक्रोश 1894 से ही उभरना शुरू हो गया था। सरकार की लेवी और कर नीति, मुद्रा नीति और अकाल नीति को लेकर लोगों में खासा असंतोष था। भारतीय अखबारों ने भी इस असंतोष को स्वर दिया और सरकार पर तीखे प्रहार किए। माहौल कुछ ऐसा बनने लगा था कि राष्ट्रवादी नेताओं का रुझान धीरे धीरे जुझारू संघर्ष की दिशा पकड़ता जा रहा था। जाहिर है कि ब्रिटिश सरकार को स्थिति का पूरा एहसास था और वो भारतीय प्रेस को सबक सिखाने का मौका तलाश रही थी। महाराष्ट्र में तिलक एक ऐसी हस्ती थे जो जुझारू संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे थे और उग्र राष्ट्रवादियों में सबसे अग्रणी गिने जाते थे। उनकी पत्रकारिता भी बहुत मुखर थी। लोगों पर उनका जबरदस्त असर था। रैंड की हत्या से सरकार को बहाना मिल गया। ब्रिटिश स्वामित्व वाले अखबारों और नौकरशाही ने तिलक के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया। रैंड की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने ये साजिश की थी। सरकार ने पूरी कोशिश की कि तिलक को सीधे सीधे इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, लेकिन उनके खिलाफ वो कोई सबूत ही नहीं जुटा सकी। फिर तिलक ने अपने अखबार के जरिए इस हत्याकांड की निंदा भी की थी और कहा था कि ये पागलपन की हद है, लेकिन साथ ही इस मामले में उन्होंने सरकारी रवैये की आलोचना भी की और कहा कि ये प्रेस का बुनियादी काम है कि वो गलत बातों को उजागर करे और लोगों को ये बताए कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए किस तरह लड़ना चाहिए।
सरकार ने फैसला किया कि तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो लोगों में सरकार के प्रति नफरत फैला रहे हैं। 27 जुलाई 1897 को तिलक गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा चला। जूरी में 6 यूरोपीय और 3 भारतीय सदस्य थे। तिलक पर जो आरोप लगाए गए थे, उसके लिए केसरी के 15 जून के अंक में छपी 2 सामग्रियों को आधार बनाया गया। एक तो तिलक का भाषण था, जिसमें उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या किए जाने का औचित्य सिद्ध किया था। दूसरी एक कविता, जिसका शीर्षक था शिवाजी के उद्गार। ये कविता कुछ दिनों पहले शिवाजी जयंती समारोह में एक युवक ने पढ़ी थी। शिवाजी के उद्गार कविता में उस युवा कवि ने लिखा था कि शिवाजी वर्तमान युग में फिर पैदा हो गए हैं और अपने देशवासियों से कह रहे हैं, उफ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं अपने देश की तबाही। हमारे देश से लक्ष्मी को विदेशी अपने करों, कर का मतलब हाथ और टैक्स भी, से खींचे लिए जा रहे हैं। लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। पापी अकाबाया, दुर्भाग्य का प्रतीक, अपने साथ अकाल को लेकर सारे देश भर में बर्बादी मचा रहा है। और ये सब देखते हुए भी कैसे ये सारे राजा यानी नेता जनाने बने बैठे हुए हैं, शतरंज के मोहरों की तरह निरीह। तिलक ने अफजल खां की हत्या के बारे में जो कुछ कहा था, उसे सरकार ने भड़काने वाली कार्रवाई माना और आरोप लगाया कि रैंड की हत्या इसी का नतीजा थी। कुल मिलाकर तिलक पर यह अभियोग लगाया गया कि वो अपने अखबारों के जरिए ये प्रचारित करते रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी कीमत पर उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। जाहिर है कि तिलक पर लगाया गया ये अभियोग गलत नहीं था, पर तब गांधी युग शुरू नहीं हुआ था। ये रणनीति नहीं बनी थी कि अदालतों में स्वतंत्रता सेनानी अपने खिलाफ लगे अभियोगों की सफाई न दें। त्याग की राजनीति और सत्याग्रह का जमाना शुरू नहीं हुआ था। उस समय तिलक को यह साबित करना था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कानून की सीमा के भीतर रहकर ही कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए अभियोगों का खंडन किया और कहा कि विदेशी शासन के प्रति नफरत फैलाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। विदेशी शासकों का मुकाबला करने की अपनी इस पुरानी शैली का इस्तेमाल करते हुए तिलक ने त्याग और दृढ़ता का अनूठा उदाहरण पेश किया। वो जानते थे कि वो एक नए किस्म की राजनीति शुरू कर रहे हैं, जिसे जनता का विश्वास तभी मिल सकता है जब इस राजनीति को नए किस्म का नेतृत्व दिया जाए, यानी जल्दबाजी से काम न लेकर धीरे धीरे बुनियाद को पुख्ता किया जाए। संपूर्ण परिवर्तन की बात अभी ही कहने का मतलब होगा सत्ता के दमन को बुलावा देना, और किसी संगठित प्रतिरोध के अभाव में ये दमन इतना निरंकुश हो जाएगा कि समूचे संघर्ष का ही गला घोंट देगा और नेताओं से जनता को अलग थलग कर देगा। कुछ दोस्तों ने तिलक पर दबाव डाला कि वो अपने भाषण में कहे गए कुछ आपत्तिजनक शब्द वापस ले लें और माफी मांग लें। तिलक ने साफ मना कर दिया। उनका जवाब था, लोगों के बीच मेरी स्थिति एक नेता के रूप में इस पर निर्भर करती है कि मेरा चरित्र क्या है और कैसा है। उनका यानी सरकार का लक्ष्य ये है कि पूना के नेताओं को किसी तरह बेइज्जत कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, लेकिन कम से कम मेरे मामले में वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि हम सब जनता के सेवक हैं। अगर इस नाजुक घड़ी में हम साहस से काम नहीं लेंगे तो इसका मतलब होगा जनता के साथ विश्वासघात करना। तिलक के मुकदमे में जूरी ने 6/3 मतों से तिलक को अपराधी ठहराया। तीनों भारतीय सदस्यों की राय में तिलक ने अपराध नहीं किया था, पर न्यायाधीश स्ट्राची और जूरी के 6 यूरोपीय सदस्यों के इरादे तो कुछ और ही थे। तिलक को 18 महीने कड़ी कैद की सजा दी गई, वो भी तब जबकि तिलक बंबई धारा सभा के सदस्य थे। इसी तरह बंबई प्रेसिडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी विभिन्न मामलों में कड़ी सजाएं दी गईं। तिलक को सजा दिए जाने के फैसले का देश भर में जबरदस्त विरोध किया गया। राष्ट्रवादी अखबारों और राजनीतिक संगठनों ने मानव अधिकारों और प्रेस की आजादी पर हुए हमले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। इस संघर्ष में वे लोग भी साथ थे जो तिलक की थोड़ी बहुत आलोचना भी किया करते थे। कई अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पर चारों तरफ काली पट्टियां छापी और कई अखबारों ने विशेष संस्करण निकाले
जिसमें प्रेस की आजादी के लिए तिलक के संघर्ष की सराहना की गई थी। लंदन में भारतीय अप्रवासियों की सभा में भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी यानी जारशाही तरीके अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोंटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। इस तरह तिलक रातों रात अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। आत्म बलिदान की वो साकार प्रतिमा माने जाने लगे। उनकी एक छवि बनी, एक ऐसे नेता की जिसकी कथनी और करनी में फर्क न हो। तिलक जनता से संघर्ष की अपीलें करते थे तो उन्होंने खुद भी संघर्ष करके दिखाया। जब 1897 में अमरावती के कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत भावुक होकर तिलक के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें सजा मिलने पर आज सारा देश रो रहा है, तो सारे लोग तिलक के सम्मान में खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट ने काफी देर तक माहौल को गुंजाए रखा। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के खिलाफ घृणा का प्रचार करता है तो ये भी अपराध होगा। इस नए कानून के खिलाफ भी देश में एक बार फिर विरोध की आंधी उठ खड़ी हुई। तिलक को फिर सजा। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर चले आंदोलन। इस आंदोलन पर हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे के कारण अंग्रेजों ने फिर दमन चक्र चलाया। लोगों में क्षोभ और निराशा बढ़ने लगी और इसी निराशा के फलस्वरूप बंगाल के आत्माभिमानी युवकों ने उग्रवाद और आतंकवाद का रास्ता पकड़ा। 1908 को शुरू में सरकारी अफसरों पर बमों से हमला किए जाने की कई वारदातें हुई। सरकार के छक्के छूट गए। उसने फिर अखबारों को निशाना बनाया। प्रेस पर अंकुश रखने के लिए कई नए कानून बनाए गए। बहुत से अखबारों और संपादकों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए और प्रेस की आजादी लगभग पूरी तरह कुचल दी गई। ऐसे माहौल में ये मुमकिन ही नहीं था कि तिलक की खबर न ली जाती। बंगाल के बाहर तिलक ही तो बहिष्कार आंदोलन और जुझारू राजनीति के अगुवा थे। भारतीय संघर्ष में बमों यानी आतंकवाद के प्रवेश पर तिलक ने एक लेखमाला लिखी। उन्होंने व्यक्तिगत हत्याओं और हिंसा की निंदा की। उन्होंने इस प्रवृत्ति को एक जहरीला पेड़ कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार को भी दोषी ठहराया कि वो असंतोष और आलोचना का निर्ममतापूर्वक दमन कर रही है और लोगों के अधिकारों को कुचल रही है। ऐसे माहौल में हिंसा, चाहे वो कितनी भी निंदनीय क्यों न हो, अपरिहार्य हो गई है। अपने एक लेख में उन्होंने कहा, सरकारी अफसर जब बिना किसी कारण के लोगों को आतंकित करने लगे और जनता को तरह तरह से डरा धमका कर उसमें निराशा फैलाने की कोशिश करें, तब बम की आवाज अफसरों को और सरकार को सच्चाई से आगाह कराती है कि लोग निस्तेज और निर्जीव बैठे रहने और दमन व शोषण को बर्दाश्त करते रहने की सीमा से आगे बढ़ चुके हैं और अब वे कुछ करना चाहते हैं। सरकार को भला क्यों रास आती ये सब बातें। उसने फिर 24 जून 1908 को तिलक को गिरफ्तार कर लिया और इन लेखों को प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया। तिलक ने एक बार फिर जबरदस्त हिम्मत का परिचय दिया। उन्होंने तर्क पेश किए कि वो निरपराध हैं। दरअसल उन्हें ये सब पहले से ही पता था। उनके एक दोस्त पुलिस अफसर ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो गिरफ्तार किए जाने वाले हैं, इसलिए होशियार हो जाएं। तिलक ये सुनकर हंस पड़े और उन्होंने अपने शुभचिंतक मित्र से कहा, सरकार ने तो पूरे देश को ही एक विशाल जेल में बदल कर रख दिया है। हम सभी लोग कैदी ही तो हैं। हाँ, जेल जाने का मतलब सिर्फ ये होगा कि आप एक बड़े कमरे से एक छोटी कोठरी में पहुंचा दिए गए। अदालत में तिलक ने सवाल उठाया। यह सवाल तिलक का नहीं है। सवाल है कि क्या सरकार वाकई प्रेस की आजादी के प्रति ईमानदार है? क्या वो भारत में भी प्रेस को उतनी आजादी देने को तैयार है जो आजादी इंग्लैंड में प्रेस को मिली हुई है? बहरहाल इस अदालती बहस का जो नतीजा होना था वही हुआ। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया। इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अखबारों ने घोषणा की कि तिलक का अनुकरण करते हुए वे भी जी जान से प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। 22 जुलाई को तिलक को सजा सुनाई गई थी।
उस दिन बंबई के सारे बाजार बंद रहे और 1 हफ्ते तक ये बंद जारी रहा। बंबई की सभी 80 कपड़ा मिलों और रेल मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की। पुलिस ने जब मजदूरों को काम पर वापस भेजने के लिए मजबूर किया तो मजदूरों ने उसका जमकर विरोध किया। पुलिस और मजदूरों के बीच कई जगहों पर संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों के दमन के लिए सेना बुलाई। 16 मजदूर मारे गए और लगभग 50 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। मजदूरों के इस संघर्ष की सराहना लेनिन ने भी की कि भारत का मजदूर वर्ग अब राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेने लगा है। ब्रिटिश सरकार लगातार प्रेस का गला घोंटने की कोशिश करती रही। तिलक के मामले में उसने जो कुछ किया था उसकी पुनरावृत्ति तिलक के राजनीतिक उत्तराधिकारी गांधी के खिलाफ चले मुकदमे में हुई। गांधी जी ने यंग इंडिया में कुछ लेख लिखे थे। इन लेखों के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1922 में उन पर धारा 124A के तहत राजद्रोह के अभियोग में मुकदमा चलाया और उन्हें भी तिलक की तरह ही 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। गांधी जी ने सजा सुनकर जवाब दिया, आप लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ चले मुकदमे की पुनरावृत्ति कर मेरा सम्मान किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए ये सबसे अधिक गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि तिलक के साथ मेरा नाम भी जुड़ गया। तिलक और गांधी जी के खिलाफ चले मुकदमों में बस यही फर्क था कि गांधी जी ने अपने खिलाफ लगाए गए अभियोगों को स्वीकार किया था, जबकि तिलक ने अभियोगों का खंडन किया था। दरअसल ये फर्क बताता है कि 1908 से 1922 तक आते आते राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप और संघर्ष के तरीकों में कितना फर्क आया था। राष्ट्रीय आंदोलन को इस पड़ाव तक पहुंचाने में तिलक की राजनीति और पत्रकारिता का योगदान अविस्मरणीय है। अध्याय 8 प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।